रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। झारखंड के लिए जो आपके क्लासेस चल रहे हैं, झारखंड सिविल सेवा के लिए पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा, उसमें इतिहास, भारतीय इतिहास के क्लासेस चल रहे हैं। उसमें 2 क्लासेस आपके हो चुके हैं ऑलरेडी। पहला जो चैप्टर आपका मैंने पढ़ाया था वह पाषाण काल था, फिर इतिहास के स्रोत को मैंने पढ़ाया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की स्टार्टिंग की थी, हालांकि उस दिन फिनिश नहीं हो पाया। तो वहाँ पर सामाजिक सेक्शन हो चुका था, नगरीय सेक्शन हो चुका था, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को भी मैंने वहाँ बता दिया था जो आपके परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में सीधे आ जाएंगे। आज जो आपका होने वाला है वह होने वाला है अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पतन, और उसके अलावा सिर्फ अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पतन ही हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके अन्य पक्षों को भी पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, जो प्रारंभिक परीक्षा में अत्यधिक संभावना रहती है। इसमें क्या आपका शामिल है? तो इसमें जो पहला चीज़ शामिल है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी इन क्षेत्रों में कोई संस्कृतियां पनपी थीं, है ना? क्या? क्योंकि नवपाषाण काल के बाद हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़े, इस तो छूट ही गया था हमारा। ताम्रपाषाण काल भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लासेस में। ताम्रपाषाण काल भी पढ़े, और ताम्रपाषाण काल में मैंने बताया था कि ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी रहा, उसके साथ भी रहा और उसके बाद भी रहा। ठीक है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमने एक साथ स्टडी कर लिया, इसलिए फिर से उसको स्टडी नहीं करेंगे। सिंधु घाटी के बाद हम लोग वैदिक में इन करेंगे। यह हमें समझना होगा कि क्या सिंधु घाटी से पहले जो ताम्रपाषाण काल था, या साथ जो था, या बाद जो था, उसके अलावा भी कुछ ऐसी संस्कृतियाँ थीं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो सिंधु घाटी से पूर्व की संस्कृतियों में हम कुछ संस्कृतियों के नाम जान लेंगे, और वे कहाँ कहाँ पनपे थे, और कुछ विशेष विशेषताएं को हम लोग जानेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन आपका बनता है मुख्य परीक्षा में, जेपीएससी का मुख्य परीक्षा में, सिंधु घाटी का उद्भव, सिंधु घाटी के उद्भव से संबंधित विवाद। क्लियर? और एक लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, बीच वाले को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, लास्ट एक क्वेश्चन बनता है सिंधु घाटी का पतन, पतन से संबंधित विवाद। तो उद्भव और उद्भव से संबंधित विवाद को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सिंधु घाटी के पूर्व, सिंधु घाटी के स्पेशली क्षेत्रों में जहाँ पर सिंधु घाटी का विकास हुआ, उन्हीं क्षेत्रों में ठीक उससे पूर्व कौन कौन से ऐसी संस्कृतियाँ थीं जिसमें लगभग वे सभी विशेषताएं थीं जो भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता में पनपने वाली थी। ठीक है, हालांकि एकरूपता और एकीकृत रूप से एक बड़े क्षेत्र में नहीं थी। तब ना आप सिद्ध कर पाएंगे कि भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी उत्पत्ति भारतीय महाद्वीप से ही हुई थी, कहीं विदेशों के प्रेरणा से नहीं हुई थी, न विदेशों से आयातित थी। यह प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर थोड़ा चर्चा कर लिया जाएगा, साथ ही इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे कि सिंधु घाटी के जस्ट बाद पहले स्वीकार किया जाता था पतन को, लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि पतन को उसी स्थिति में आप स्वीकार करेंगे, चाहे कोई सभ्यता हो, कोई डायनेस्टी हो, ठीक है, कुछ भी आपका हो, जब हर चीज़ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, सिंधु घाटी की जो एक रूप विशेषताएं थी उसका पतन हुआ, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि फिर से अलग अलग संस्कृतियों का उत्पत्ति हुआ जस्ट आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उन संस्कृतियों के बारे में थोड़ा जान लेंगे, पतन के बारे में जान लेंगे कि पतन के संदर्भ में क्या क्या विचार थे। शुरू में जो मैंने बताया सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था, इतिहास का अर्थव्यवस्था में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था में शामिल आखिर क्या किया जाता है। हल्के फुल्के चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो आपका कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, व्यापार हुआ, व्यापार में आंतरिक व्यापार हुआ, बाह्य व्यापार हुआ, मुद्रा शास्त्र का अध्ययन हुआ, नगरीय व्यवस्था का अध्ययन हुआ, और परिवहन व्यवस्था, राजमार्गों का अध्ययन हुआ। ठीक है, ये सब जो है आपका अर्थव्यवस्था में स्टडी किया जाता है। उसके बाद संस्कृति में क्या स्टडी आपका हो सकता है? सिंधु घाटी के संदर्भ में कला का आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ के मोहर का स्टडी कर सकते हैं, किस टाइप का मोहर था, वहाँ के लिपि का स्टडी कर सकते हैं, अक्षरों का स्टडी कर सकते हैं, मृद भांडों का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का हम लोग जो है थोड़ा सा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा तक ही मैं सीमित रहूँगा यहाँ पर,
उसी लिमिटेशन को मैंने रखा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में अगर जाते हैं तो फिर ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है। आज ही मैं वैदिक साहित्य भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वैदिक काल तो आज समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरू जरूर आज हो जाएगा वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, ठीक है, उपवेद, सूत्र, वेदांग, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में एक हम लोग संक्षिप्त स्टडी करेंगे, जहाँ से सीधे प्रश्न आएंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में। हर संभावना जो है समाप्त हो जाएगी, इन सारे चीज़ों को कर लेंगे आप। तो यही बात करना था आप लोग को, जो है अब क्लास करना है, और तैयारी को जो है आप लोग जारी रखिए, रोकिए मत, नहीं तो पीछे हो जाइएगा, ठीक है। आपको नहीं पता है कि बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हैं। सीट लिमिटेड होते हैं आजकल के कंपटीशन एग्जाम में। सीट भी ऐसा नहीं कि आपका 2000 और 4000 सीट होता है सिविल सेवा में, ठीक है। झारखंड एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर 200-250-300 सीट हमेशा आया करते हैं, और भविष्य में भी इसी तरह से आया करेंगे। बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मजबूत कीजिए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़िए। और जीएस पेपर जो आपका सिलेबस दिया गया है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एक भी सेक्शन आपका कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। एक भी सेक्शन कमज़ोर रहा तो मान के चलिए कि प्रीलिम्स को क्लियर करने में आप खतरे में हैं, ठीक है। जस्ट लाइक इसी तरह से आपको मेंस में भी एक भी सेक्शन वीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्रीलिम्स जो है मेंस से टफ होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी बहुत लोगों की होती है, मेंस की तैयारी सीमित लोगों की होती है ना। प्रीलिम्स रेलवे बैंक वाले भी जो होते हैं वो भी तैयारी करते हैं, एसएससी वाले भी, वो भी थोड़ा सा और प्लस पॉइंट झारखंड पढ़ लिए, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा दिए पढ़ने का, तो क्लियर हो जाता है। फिर वो मेंस में जो है एक तरह से आप समझ लीजिए कि समर्पण कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, लेकिन आपके सीट तो ऐसे कैंडिडेट्स ले ही लेंगे, आपको पीटी क्लियर ही नहीं करने देंगे। इसलिए हर पक्ष से आपको टक्कर लेना है, इसलिए प्रीलिम्स को मजाक में नहीं लेना, हर किसी भी सिलेबस के किसी भी टॉपिक को मजाक में नहीं लेना है। भूल जाइए कि छोड़ देना है, ये सब एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। और यही स्ट्रेटजी जो आपका होगा वो मेंस के लिए भी होगा, ठीक है। सेफ कंडीशन में हम लोग जब तक नहीं पहुंचेंगे तो मेंस क्लियर नहीं होगा, इस पर डिटेल बाद में बात किया जाएगा। फिलहाल प्रीलिम्स, ठीक है, पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री पार्ट में जा रहे हैं। आशा है कि मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है वो आप लोग याद कर चुके होंगे। जो पहले पढ़े हैं वो भी उनको भी सोचना नहीं है, जो भी मैं दे रहा हूँ रटते जाइए, ठीक है। पढ़े हैं तो जल्दी रट जाइएगा या रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, और एक क्रमवार ढंग से पूरी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह जो है आपके फिनिश हो जाएंगे। और यहाँ से आप जान ही रहे हैं अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अब आप लोग क्लास कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल के बारे में बहुत लोगों को अभी जानकारी नहीं है। आप लोग हर मेंबर्स जो हैं, ये चैनल आपका ही है, इसलिए प्रत्येक मेंबर इस चैनल के बारे में जो भी जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल या बीपीएससी, आईएएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर बताइए, ठीक है। आप लोग क्लास कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से एक बार आपका स्वागत है रेनेशा आईएएस में। इतिहास को कभी मत समझिएगा कि सिर्फ यह रटने का विषय है, यह समझने का विषय है। शायद अन्य विषयों से कहीं अधिक इसको समझना पड़ता है, क्योंकि जो आपका पाषाण काल से यह शुरू होगा यह आज तक चलता रहेगा एक क्रमवार रूप से। इस क्रम को आप अगर समझ जाते हैं तो इतिहास पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, अन्यथा हमेशा उलझे हुए रहेंगे। मैं उसी क्रम के सूत्र को आपके हाथों में देना चाहता हूँ। धीरे धीरे क्लास कीजिए, समझ में आता जाएगा। आज जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। समाज समाप्त हो चुके हैं। मैंने अभी समझाया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शामिल होते हैं, पूरे इतिहास के लिए लागू रहेंगे, सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के लिए नहीं। हाँ, कुछ कुछ नए तत्व जरूर जोड़े। चलिए हड़प्पा सभ्यता के कृषि को देखा जाए तो यहाँ का जो प्रमुख फसल था वह गेहूं और जौ था, क्योंकि चावल देखिए केवल लोथल और
रंगपुर से ही प्राप्त हुआ है, अन्य जगहों से तो यह प्राप्त हुआ नहीं है। गेहूं और जौ के अलावा खजूर, सरसों, तिल, मटर, बाजरा, नारियल, तरबूज, नींबू, अनार इत्यादि के भी साक्ष्य मिले हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, रागी और गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। रगिन्ना भी आप इसको सूत्र बना सकते हैं। फसल की बुआई नवंबर माह में होती थी और कटाई अप्रैल माह में होती थी, यानी कि रब्बी फसलों का ज़्यादा महत्व था। गेहूं और जौ तो रब्बी फसल है ना, और चावल तो साक्ष्य था नहीं, तो मानसून का बहुत ज़्यादा इन लोगों का यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि बाढ़ से ग्रस्त रहता था पूरा इलाका, बहुत ज़्यादा दूर तो नदी से नहीं जा पाए थे। यही कंसेप्ट है। सिंचाई, खाद इत्यादि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। खेत वास्तव में जोते नहीं जाते थे, बल्कि औजार से खोदे जाते थे। सिंपल सा बात है कि हल का आविष्कार नहीं हुआ था, और इसका उत्तर वैदिक काल में हुआ। चलिए पशुपालन पर आते हैं। क्या सिचुएशन था? तो बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, बिल्ली, गधा, ऊंट, हाथी, बाघ इत्यादि जानवरों का अस्तित्व था। जिसका साक्ष्य मिला है उसका अस्तित्व माना गया है, जिसका नहीं मिला है उसका नहीं माना गया है। रानी घुंडई से कुब्बड़ वाले बैल के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय गैंडा का प्रमाण अमरी में मिला है, जबकि ऊंट के हड्डियों का प्रमाण कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा राजस्थान में है, अमरी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। देखिए, बाघ का तो प्रमाण मिला है, लेकिन शेर और गाय का प्रमाण नहीं मिला है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटदा से थोड़ा बहुत मिला है, हालांकि स्पष्ट है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ओके, चलिए कुछ उद्योग और औद्योगिक केंद्र जिसके साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए, ईंट जो मिला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता था मृतकों का टीला। धातु उद्योग जो मिला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। मन का उद्योग लोथल और चन्हुदड़ो से मिला है। कई बार एग्जाम में आ चुका है मन का उद्योग। जितना फास्ट रटते हैं रटते जाइए। जो भी मटेरियल इस चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वेट मत कीजिए, ठीक है? तुलना मत कीजिए कहीं से, बस आंख मूंद करके रट जाइए और एग्जाम में बैठिए, देखिए क्या फील होता है आपको। चलिए 4 नंबर आइए, चूड़ी उद्योग। चन्हुदड़ो और कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चांदी, यह खितरी नामक स्थान आप जानते ही होंगे, वहाँ राजस्थान से मिला है। हाथीदांत गुजरात से, शंख बालाकोट, लोथल, रंगपुर और कोटदीजी। देखिए, बालाकोट पाकिस्तान में, लोथल रंगपुर गुजरात में है, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्रस्तर उद्योग अमरी, रखीगढ़ी, सुतका गेंडोर। इसका सूत्र आप आसरा बना सकते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पर अमरी जो है सिंधु नदी के तट पर है पाकिस्तान में, राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में है, और सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, एक बंदरगाह शहर है। यहाँ के धातु और अधातु के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, कांसा और शीशा का प्रयोग होता था। लोहा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, निकल इत्यादि का प्रयोग होता है। गलती से सैनिक लिखा गया है, आप लोग आर्सेनिक पढ़ेंगे उसको। यह माना जाता है कि चांदी, सोना, शीशा, कांसा इत्यादि का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। मेसोपोटामिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों के साथ सिंधु घाटी वासियों के संपर्क थे। इनके बीच आपसी व्यापारिक संपर्क का पता चलता है 2 तथ्यों से। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पहले ये एक छोटा सा मैप देख लीजिए, जिसमें दिखाया गया है सिंधु घाटी के क्षेत्र को, ठीक है? और ढिलमुन, मगन, मेलुहा को दिखाया गया है। ढिलमुन, मगन, मेलुहा। जो पाकिस्तान का मकरान तट है उसे मकन कहा गया है मेसोपोटामिया के एक पुराने अभिलेख में। मेसोपोटामिया ऊपर देख रहे हैं, उसको दिलमन कहा गया है उसी अभिलेख में। अब पूरे सिंधु क्षेत्र को जो कहा गया है वह मेलुहा कहा गया है, जो छायांकित क्षेत्र है। आशा है आप समझ गए होंगे। इस मैप को इसलिए डाला गया है ताकि आप इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की सिचुएशन को देख सकें, क्योंकि ईरान को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। अब आइए आते हैं, कौन से वे 2 तथ्य थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशी व्यापार को बताते थे? पहला है एक दूसरे के क्षेत्र में वस्तुओं की प्राप्ति, यानी कि सिंधु घाटी का मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया का सिंधु में। दूसरा है एक दूसरे के क्षेत्र में मुद्रा की प्राप्ति। चन्हुदड़ और लोथल में बनने वाले कार्नियल मोहरे मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुए हैं। कार्नेलियन मोहर एक होता था, कार्नेलियन का बना हुआ होता था, चन्हुदड़ और लोथल में बनता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में ढिलमुन, मगन, मेलुहा का उल्लेख है। यह उल्लेख क्यों है, किसके लिए है, अभी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ, यहाँ लिख भी मैंने दिया है और मैप में भी इसको देख लीजिएगा। ढिलमुन, मेसोपोटामिया, मकन,
पाकिस्तान का मकरान तट, अमेलोहा सिंधु घाटी सभ्यता के। लोथल की समुद्री देवी का नाम सिकोत्रा माता था, जबकि उत्तरी अफ्रीका में सिकोत्रा द्वीप भी है। उत्तरी अफ्रीका के सिकोत्रा द्वीप, चिकोत्रा को सिकोत्रा पढ़िएगा, सिकोत्रा द्वीप, द्वीप को द्वीप पढ़िएगा, से लोथल से निर्मित हाथी के दांत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। कहा जाता है कि व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों के माध्यम से होता था और व्यापार के साधन मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम था। निर्यात, यहाँ से निर्यात क्या क्या होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता से सीप की बनी वस्तुएं, कार्नेलियन, मनका, कपास और तैयार वस्त्र निर्यात किए जाते थे। आयात क्या होते थे? विलासिता से संबंधित वस्तुएं, सोना, चांदी, टीन इत्यादि का आयात होता था। कहाँ कहाँ से होता था ये आगे आएगा। हड़प्पा सभ्यता के खनिज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं साक्ष्यों के आधार पर। तो चांदी जो प्राप्त होता था अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान से। सोना कर्नाटक के कोलार खान, उस समय भी आज भी, समझिए इसको, है ना। अफगानिस्तान से भी आता था, फ्रांस से। यूरोपीय देश, अगर आता है क्वेश्चन किस यूरोपीय देश से हड़प्पा सभ्यता वासियों का संपर्क था, तो फ्रांस है। चलिए, तांबा खेतरी राजस्थान से, सीसा ईरान अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान हजारीबाग से, जमुनिया पत्थर दक्कन से और शिलाजीत हिमालय से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से आता था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 नंबर आइए, रेड कलर हॉर्मुज तट से, फिरोजा ईरान से, जम्मू मणि महाराष्ट्र से। सब सीधा सीधा रट जाइएगा। खनिज तो आप लोग जान लिए। चलिए, पत्थरों का जो बहुमूल्य पत्थर थे वो कहाँ कहाँ से आते थे? अल्बस्टर बलूचिस्तान से, बिटुमिन मुस्सा खेल से, जेडायर पामीर का पठार से। जैस्पर नामक पत्थर जो है रंगपुर से आता था। लाजवर्द मणि बदख्शां से, लाजवर्द पढ़िएगा इसको, तो गलती से लिखा गया। लाजवर्द मणि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बदख्शां से आता था, अफगानिस्तान क्षेत्र से। शंख और घोंघा बालाकोट और लोथल से। स्लेटी पत्थर राजस्थान से। गोमेद मूंगालाल पश्चिमी भारत और सौराष्ट्र से। सौराष्ट्र मीन्स गुजरात। पिलर के द्वारा मोहनजोदड़ो में एक प्राप्त संरचना को मंदिर माना गया, परंतु यह विवादित है। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक विशेषताओं से प्रारंभिक परीक्षा में निम्न क्षेत्रों से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन ये है। अग्नि पूजा, लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, यानी कि यज्ञशालाएं। जल पूजा, मोहनजोदड़ो में तालाब के निकट स्नान गृह और राख के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लगता है कि स्नान करने के बाद लोग थोड़ा बहुत अग्नि में कुछ डाल उल करके पूजन वगैरह किया करते होंगे। मातृ देवी की पूजा, अनेक मूर्तियों में नारी की मूर्तियों में शिशु को स्तनपान कराती हुई और स्त्री मूर्ति के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि नारियों को प्रजनन शक्ति के रूप में प्रकट किया गया था। लिंग और योनि पूजा, जनन शक्ति के रूप में लिंग और योनि की पूजा संभवतः की जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में योनि आकार के छल्ले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से शिवलिंग आकार के पत्थर प्राप्त हुए हैं, इसी से यह आकलन किया गया है। योगी की उपासना, मोहनजोदड़ो के एक सिक्के पर योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ और भैंस जैसे जानवर हैं। योगी के पैरों के पास 2 हिरण हैं। इससे योगी बाबा के बारे में प्रश्न आता है और ये चारों जानवरों का नाम एकदम रट जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम हॉल में। पुनर्जन्म के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों के साथ बर्तन, कुत्ते, आभूषण या अन्य वस्तुएं दफनाए जाते थे, जो पुनर्जन्म में विश्वास के सूचक थे। पिछले क्लास में मैंने बताया कि हड़प्पा रोपड़ में ऐसा होता था। और अगर पाषाण काल में जाइए तो नवपाषाण काल में बुर्ज होम में यह साक्ष्य मिला है। जादू टोना पर विश्वास, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों से ताबीज, प्रतीक चिन्ह इत्यादि मिले हैं, संकेत चिन्ह, जो आत्मा, भूत, जादू टोना इत्यादि पर सिंधु वासियों के विश्वास को प्रकट करते हैं। पशु की उपासना भी की जाती थी। सर्वाधिक पवित्र पशु एक श्रृंगी पशु को माना जाता था, लेकिन शक्ति का प्रतीक कुब्बड़ वाले बैल को माना जाता था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आया करता है प्रीलिम्स में। सर्प पूजा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बर्तनों पर सर्प के चित्र अंकित मिले हैं। वृक्ष की पूजा, पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह को भी आप ले सकते हैं, वो कई सिक्कों पर मिले हैं, उससे भी पवित्र माना जाता था। यही स्वास्तिक चिन्ह है जिसे हड़प्पा वासियों के द्वारा पवित्र माना जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हिटलर के द्वारा
इसका मिसयूज किया गया, जिसके कारण जर्मनी में इस चिन्ह पर आज भी प्रतिबंध है। हिटलर के द्वारा उस नाजी पार्टी का यह चिन्ह बनाया गया था, सिंबल बनाया गया था, जिसने करोड़ों लोगों की हत्या कर दी, विशेष रूप से यहूदियों की। हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड कांसे के अथवा मिट्टी के बने हुए होते थे। देखिए, कांसे का जो था गढ़ी में बना मिला था ना, बताया था मैंने पिछले क्लास में। और ये मृदभांड जो होते थे सादे, अलंकृत या रंगीन हो सकते थे। मैंने ये भी बताया पिछले क्लासेस में कि हड़प्पा के मृदभांडों पर लिखे हुए भी मिले हैं और चित्र भी मिले हैं। मूर्ति निर्माण कला पर अब आ जाइए। सांस्कृतिक पक्ष का दूसरा भाग है। हड़प्पा से योग करते हुए और नृत्य करते हुए कई मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। मार्शल के द्वारा नृत्य करते हुए मूर्ति को नटराज की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो से सिलखड़ी की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई, जबकि एक चूने पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, बैल, बंदर इत्यादि पशुओं की प्रतिकृतियां भी मूर्ति के रूप में प्राप्त हुई हैं। स्त्रियों की प्रतिकृतियां यानी कि मूर्तियां पुरुषों के अपेक्षा अधिक प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से मातृ देवी की। ठीक है। मोहर निर्माण कला, अलग अलग स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2000 मोहर प्राप्त हुए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता असल में नाम नहीं है, हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन दोनों बोल दिया जाता है, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आएगा प्रश्न तो हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का चित्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सबसे अधिक चित्र किसका था? एक श्रृंगी पशु का। सबसे अधिक मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहर जो थे मुख्य रूप से सिलखड़ी के ही बने हुए थे, कांसे के नहीं, ध्यान दीजिएगा। कांसे के कुछ थे, लेकिन मुख्य रूप से सिलखड़ी के। कालीबंगा के मोहर पर बाघ के चित्र और अमरी के मोहर पर ऊंट के चित्र मिले हैं, इसलिए बाघ और ऊंट माना जाता है कि उस समय था। कई मोहरों पर स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। इसके कारण माना जाता है कि स्वास्तिक के चिन्ह को वे लोग पवित्र माना करते थे। लिपि और अक्षर भी संस्कृति का एक प्रमुख पाठ होता है। सिंधु लिपि की पहली बार खोज 1857 में हुई थी, जब विद्रोह हुआ था भारत में, महान विद्रोह है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 396 अक्षर प्राप्त हो चुके हैं। इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी कि जिस तरीके से उर्दू लिखा जाता है अशोककालीन खरोष्टी लिपि। धौलावीरा से कुल 9 अक्षर क्रम में मिले हैं। सिंधु लिपि की शैली खुला वर्त शैली है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों के नाम देख लीजिए। इसमें शामिल है सुतका गंडोर, पाकिस्तान वाला, ईरान बॉर्डर पर है। लोथल गुजरात, बालाकोट पाकिस्तान, रंगपुर गुजरात, प्रभासपट्टनम गुजरात। ये जो है सोमनाथ के समीप है, सोमनाथ के समीप था। लोथल एक ज्वारीय बंदरगाह था जो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसे अभी कोलकाता ज्वारीय बंदरगाह है, नदी के तट पे होता है। जब भी टाइड्स वगैरह आता है समुद्र में, तो उसी समय बड़े जहाज इन कर पाते हैं टाइडल पोर्ट पर, क्योंकि टाइड्स आने से नदी में जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से संबंधित अलग अलग मत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। व्हीलर पुरंदर के कारण, पुरंदर को इंद्र कहा जाता है, पुरंदर पुरों को तोड़ने वाला, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। हिल्स महोदय के द्वारा नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, इस पर डिटेल मुख्य परीक्षा में पढ़ा जाएगा कि कैसे कैसे लोगों ने चेंज किया था। गोल्डन चाइल्ड आंतरिक पतन और बाह्य बर्बर आक्रमण के कारण। और मार्शल का कहना था सिंधु नदी के कारण, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर थे। राइट, इन्होंने कहा प्लेट टेक्टोनिक कारणों से विवर्तनिक कारण। प्लेट टेक्टोनिक जो है आपके सिलेबस में है, ज्योग्राफी सिलेबस मुख्य परीक्षा में। साहनी बाढ़ के कारण, लैमरिक जनसंख्या वृद्धि के कारण, फेयर सर्विस पर्यावरण संकट और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण। इनका कहना था कि पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में कट गए थे, जिसके कारण बाढ़ की समस्या बढ़ गई थी। यही कारण था पतन का, और भूमि अनुर्वर हो चुका था। यह मुख्य परीक्षा का विषय है, पतन के कारण में इसका डिटेल स्टडी किया जाएगा। कमलानंद घोष का कहना था शुष्कता और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। रुएल स्टीन ने भी जलवायु परिवर्तन को ही कारण माना है। सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की कुछ सभ्यताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन सभ्यताओं में हुए सभी स्थल वे सभी स्थल शामिल हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति स्थानीय है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में है।
1 नंबर पे जो संस्कृति को आप रख सकते हैं सोथी संस्कृति। इसका विकास कालीबंगा, बनमाली और आहार क्षेत्र में हुआ था, यानी कि राजस्थान क्षेत्र में हुआ था सोथी संस्कृति का विकास। आहार और कालीबंगा में अन्न भंडारण के साक्ष्य मिलते हैं। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में, उससे पूर्व गोमल घाटी क्षेत्र, इसका विकास रहमान की ढेरी पाकिस्तान में विशेष रूप से हुआ है। यहाँ सुनियोजित बस्ती के साक्ष्य पहली बार मिले हैं। शायद वही विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता में आप सुनियोजित बस्तियों, शहरों को देखते हैं। क्वेटा घाटी क्षेत्र ये भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। यहाँ किले गुल मोहम्मद प्रमुख क्षेत्र था। झोब लोलाई क्षेत्र यह भी पाकिस्तान में, यहाँ पर रानी घुंडई प्रमुख क्षेत्र था। चलिए पंजाब क्षेत्र पर आते हैं। हड़प्पा और सराय बोला क्षेत्र पंजाब में था, पाकिस्तानी पंजाब में। मेहरगढ़ क्षेत्र भी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ 7000 ईस्वी पूर्व से ही स्थायी निवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहाँ से गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिले हैं। पाषाण काल, नवपाषाण काल में भी यह बताया गया था। सिंध क्षेत्र की संस्कृति, यहाँ पर सिंध क्षेत्र में अमरीकोटदीजी और कुल्ली जैसे शहरों की संस्कृतियाँ मिलती हैं, जिसकी विशेषताएं काफ़ी हद तक सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती थीं और उसी को आधार बनाकर सिंधु घाटी सभ्यता का भविष्य में विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की कुछ संस्कृतियाँ देखिए, पहले की संस्कृतियाँ को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये बाद की संस्कृतियाँ हैं, क्योंकि सिंधु घाटी के पतन को अब स्वीकार नहीं किया जाता। यह बताया जाता है कि जो एक रूपता थी वह समाप्त हो गई थी, पतन नहीं हुआ था। और शहरी सभ्यता का आप मान सकते हैं पतन हुआ था, लेकिन सिंधु घाटी के एक रूप विशेषताओं का पतन हुआ था। झुक्कड़ संस्कृति चन्हू दड़ों में पनपा जस्ट सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद। झांगड़ संस्कृति भी चन्हू दड़ों में। कब्रिस्तान एज संस्कृति हड़प्पा में। गंधार एज संस्कृति गंधार में, सारे पाकिस्तान में है। आहार संस्कृति जो आपने ताम्रपाषाण काल में पढ़ा है, यहाँ आहार, गिलुंद, गणेश्वर, बलाथल इत्यादि क्षेत्र थे। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के कैथा और एरण में था, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल ताम्रपाषाण काल में। गंगा जमुना द्वाब का गैरिक मृदभांड संस्कृति, देखिए जहाँ पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ का जो प्रमुख मृदभांड था वह रेड एंड ब्लैक वेयर था, लाल और काले मृदभांड थे। लेकिन एक नया संस्कृति पनपा हड़प्पा सभ्यता के बाद, वह था गंगा जमुना द्वाब में गैरिक मृदभांड संस्कृति। यह विशिष्ट प्रकार की संस्कृति थी जिसका प्रसार कौशाम्बी, भगवानपुर, आलमगीरपुर इत्यादि क्षेत्र में था। कौशाम्बी, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, भगवानपुर हरियाणा में है। यहाँ पर जो लिखा है, ताम्रपाषाण काल के इन स्थलों में लाल काले मृदभांड के विपरीत गैरिक मृदभांड का प्रयोग होता था। गिलिंद, रोपड़, हड़प्पा और भगवानपुरा में पके हुए ईंट के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, ईंट जो होता था पका हुआ था और बाद में फिर कच्चे ईंटों का प्रयोग होने लगा, लेकिन कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर पके हुए ईंट प्रयोग होते थे, उसी में गिलिंद, रोपड़, हड़प्पा और भगवानपुरा शामिल था। अब चलिए हम लोग जानते हैं उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल और हड़प्पा कालीन स्थलों में क्या अंतर आ गए। पहला जो अंतर था, हड़प्पा काल में माप तौल मानक के रूप में 16 का अत्यंत महत्व था, 16 आना, ठीक है। बाद तक अंग्रेजी काल तक बना रहा, स्वतंत्रता के बाद भी बना रहा, यानी कि माप तौल का एक मानक था पूरे हड़प्पा इलाका में। लेकिन उत्तर हड़प्पा काल में माप तौल की एक रूपता, जो मानक की एक रूपता थी, वो समाप्त हो गए। इस अंतर को अच्छी तरह से समझिए, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कई प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा जो अंतर था, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थलों में मृदभांड की एक रूपता समाप्त हो गई। अब हड़प्पा के मृदभांड की जगह गैरिक मृदभांड और जो पुराने वाले ताम्रपाषाण काल वाले लाल काले मृदभांड जगह जगह मिलने लगे। हड़प्पा काल में विशेष रूप से जहां कांसा का प्रयोग होता था, वहीं उत्तर हड़प्पा काल में फिर से तांबे का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। पाषाण जारी रहा प्रयोग। चौथे नंबर पर पकी हुई ईंट की जगह धूप में सुखाए गए ईंटों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। चलिए अब हड़प्पा काल समाप्त होता है, इससे आपके प्रश्न आ जाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक काल। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वैदिक साहित्य, फिर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को समाप्त कराने का प्रयास करूंगा। आप लोग बस याद करते जाइए, बहुत तीव्र गति से समाप्त हो जाएंगे। चलिए वैदिक काल का शुभारंभ करते हैं। यह चैप्टर नंबर 4 है इतिहास का। आशा है आप लोग चैप्टर नंबर 3 तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे और
जितना जल्दी हो सके कमांड करते जाइए, वेट मत कीजिए, ठीक है। इंतज़ार करने वाला इंतज़ार करता रह जाता है और आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ जाता है। समय नहीं है लाइफ में, ठीक है। छोटा सा लाइफ ईश्वर ने दिया है, जितना जल्दी हो सके हर चीज़ कीजिए, वेट मत कीजिए किसी चीज़ के लिए, अनावश्यक चीज़ों में समय मत बर्बाद कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है, तभी किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाइएगा। ताम्रपाषाण काल का अस्तित्व न सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व रहा बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी रहा। हम लोग ताम्रपाषाण काल का अध्ययन कर, अब वैदिक काल का अध्ययन किया जाएगा। वैदिक काल के बारे में जानकारी मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा जाता है। चूंकि वैदिक काल आर्यों द्वारा परिवर्तित किया गया था, इसलिए इस काल को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग मुख्य परीक्षा में पढ़ेंगे आर्यों की उत्पत्ति में। ओके, वैदिक काल को कुल 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC तक था। इस काल में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया था, पशुपालन को ज़्यादा महत्व था। उत्तर वैदिक काल, इस काल में कृषि को अधिक महत्व प्राप्त था और पशुपालन को दूसरा स्थान पर कर दिया गया। डिटेल बाद में पढ़ेंगे। 1000 BC से 6000 BC तक। वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग निम्न तत्वों का अध्ययन करेंगे। पहला तो वैदिक साहित्य का अध्ययन किया जाएगा, दूसरा ऋग्वैदिक काल की अलग अलग स्थितियां, फिर उत्तर वैदिक काल की अलग अलग सिचुएशंस को हम लोग डील करेंगे। या पहले वैदिक साहित्य जो पहला चरण है उसको स्टडी कर लिया जाए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा है इसलिए से फास्ट निकाला जा रहा है। जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ मैं एक अवधारणा भी देते जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। कंसेप्ट भी काफ़ी कुछ क्लियर होंगे, लेकिन अभी जरूरी है कि यथाशीघ्र इसे समाप्त करा दिया जाए। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, उपवेद, पुराण, वेदांग इत्यादि को शामिल किया जाता है। पहले वेद का ही अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। वेद हैं कुल 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले ऋग्वेद का हम लोग स्टडी करते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ। अच्छा से रट जाइएगा, यहाँ से प्रश्न रहता है। इन 10 मंडलों में सबसे पुराने मंडल 2 से 7 तक हैं, और अगर नए मंडल का बात कीजिए तो पहला नंबर है, पहला को सबसे पुराना मत समझिएगा, पहला नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर। सबसे नया मंडल कौन है? तो 10वां नंबर मंडल सबसे नया है। इसको जो है अच्छी तरह से रट जाइएगा। सारे 10 मंडल में मंत्रों की संख्या कितनी है और कौन रचयिता है, क्लियर? उसे मैंने अच्छी तरह संकलित कर दिया गया है। पहला मंडल जो है 191 सूक्त की संख्या है, 15 वर्गों में विभाजित है, जिससे 15 अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचित किया गया है। दूसरा नंबर में 78 सूक्त हैं, जिसमें गुप्त समद के द्वारा रचित किया गया है। तीसरा 62 है, इसे विश्वामित्र और उनके वंशजों के द्वारा रचित किया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसी में गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। चौथे मंडल में 58 मंत्र हैं, 58 मंत्र हैं, सूक्त हैं, वामदेव एवं उनके वंशजों के द्वारा रचित किया गया है। 5वें मंडल में 87 सूक्त हैं, जिसे अत्रि ऋषि अत्रि के द्वारा और उनके वंशजों के द्वारा रचित किया गया है। चलिए 6ठे मंडल पर आते हैं। इसमें 75 मंत्र हैं, भारद्वाज के द्वारा रचित किया गया है। 7वें मंडल पे आते हैं, 104 वहाँ पर सूक्त हैं वशिष्ठ के द्वारा और उनके वंशजों के द्वारा। 8वें नंबर में 186 सूक्त हैं, घोषा, पाला, पाली और भिरुचि के द्वारा रचित किया गया है। 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो सोमदेव को समर्पित है। 10वें मंडल में 114 मंत्र हैं, सूक्त हैं, जो श्रद्धा, कमायनी, इंद्रायणी के द्वारा रचित किया गया है और इसमें पुरुष सूक्त का भी उल्लेख है। इसी पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है कि जो आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रजापति के किन किन अंगों से उत्पत्ति हुए थे, ये वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है, और दूसरा जो प्रमुख प्रश्न यहाँ बनता है कि कौन कौन से मंडल महिलाओं के द्वारा रचित हैं, तो 8 और 10। कौन सबसे नया है? तो यह है 10, ठीक है। सूक्त का कहाँ उल्लेख है? ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, सुमिलित वाले बनेंगे, लेकिन इसको रट जाइएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन बहुत काम का चीज़ है। चलिए सामवेद के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें कुल 1810 छंद हैं, लेकिन 75 ही नए हैं, बाकी जितने भी हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत के इतिहास का यह स्रोत है। इसके 3 पाठ है, कैथुम संहिता, शणायनीय संहिता, स को तलब स कर दीजिएगा शणायनीय में, जैमिनीय संहिता। इसी नंबर आते हैं यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित नियमों की जानकारी इसमें मिलते हैं। पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे यज्ञों का उल्लेख इसी वेद में किया गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, 2 भाग हैं।
पढ़ते जाइए, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हिस्ट्री जो है बहुत आसान लगने लगेगा, ज्योग्राफी जब पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी आसान लगने लगेगा, पॉलिटी जब पढ़ाऊँगा पॉलिटी आसान लगने लगेगा। बस जुड़े रहिए, ठीक है। और दोस्तों को भी ज़रूर जोड़िए, अकेले मत लाभ उठाइए, सभी दोस्तों को जोड़िए, फिर ज़्यादा मजा आएगा। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, कपिस्थल कठ संहिता और तैत्तिरीय संहिता को शामिल किया गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत मध्यानंदीन संहिता और कण्व संहिता को शामिल किया गया है। अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। वेद में आते हैं, इस वेद में कुल 20 मंडल हैं और 731 मंत्र हैं। इस वेद में तंत्र मंत्र की भी संकलन है जो भूत प्रेत से रक्षा करते हैं। अथर्ववेद में भारतीय औषधि विज्ञान की भी जानकारी मिलते हैं। अथर्ववेद के देखिए कुल 2 पाठ हैं, एक शौनकीय संहिता और दूसरा पेपलाद संहिता। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेदों के बारे में तो जान लिए, 2 नंबर में हम लोग जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। प्रत्येक वेद के कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ हैं ताकि वेदों को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा कौशिकी। तो ऐतरेय का जो रचना किया गया है महिदास ऐतरेय के द्वारा, और कौशिकी का दूसरा नाम जो है वह संखायन ब्राह्मण है। इनकी रचना किसने की उससे मतलब हम लोगों को नहीं है। बी नंबर में आते हैं सामदेव के ब्राह्मण। तो यहाँ पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और छांदोग्य 4 ब्राह्मण है। पंचविश ब्राह्मण जो है प्राचीनतम ब्राह्मण है, सभी ब्राह्मणों में ये आता है प्रश्न, है ना। उसके बाद जैमिनीय ब्राह्मण को तलवकार ब्राह्मण भी कहते हैं। सामवेद का ही ब्राह्मण है छांदोग्य ब्राह्मण। बी नंबर में आते हैं, सी नंबर में होना चाहिए, यजुर्वेद का ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। 2 यजुर्वेद के 2 पाठ थे ना, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उन्हीं दोनों में जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है उसका नाम मैंने लिख दिया है, सारे का नहीं लिखा है। यहाँ स्पष्ट होता है कि शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। वैदिक काल पढ़ेंगे तो जानेंगे। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है जो सबसे अंतिम ब्राह्मण है, और सबसे पुराना ब्राह्मण कौन है, वह पंचविश ब्राह्मण है। अरण्यक में आते हैं, अरण्यक के अंतर्गत रहस्यपूर्ण ग्रंथों को शामिल किया जाता है, यानी कि आत्मा परमात्मा के बारे में जो स्टडी करता है। ऋषि मुनियों के द्वारा इनकी रचना जंगलों में की गई। अरण्य माने जंगल होता है। सामवेद, अथर्ववेद और शुक्ल यजुर्वेद के कोई भी अरण्यक नहीं है। ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं, नाम वही रहेगा जो ब्राह्मण में था, कौशिकी और ऐतरेय। उपनिषद के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। उपनिषदों की संख्या जो अगर देखा जाए तो 300 से अधिक है, लेकिन 13 उपनिषद ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी जो महत्वपूर्ण आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए उसका कलेक्शन मैंने किया है। ऋग्वेद के उपनिषद, फिर वही नाम है कौशिकी और ऐतरेय। और छांदोग्य उपनिषद एक महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सामवेद का उपनिषद है। तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर और मैत्रायणी उपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आरण्यक उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसी में पहली बार पुनर्जन्म की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अगर एग्जाम में आता है पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार किस उपनिषद से मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है और इसी से सत्यम जयते शब्द लिए गए हैं। हमारी न्यायपालिका का आधार शब्द है। भी उपनिषदों में देखा जाए कि सबसे प्राचीन कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद भी है जिसमें पुनर्जन्म की अवधारणा आई है। मैत्रायणी उपनिषद में पहली बार चतुर आश्रम सिद्धांत, यानी कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का वर्णन पहला बार मैत्रायणी उपनिषद में मिला है। त्रिदेव या त्रिमूर्ति का विवरण सबसे पहले मैत्रायणी उपनिषद में ही मिला है, यानी कि विष्णु, ब्रह्मा, महेश। जवालो उपनिषद में 3 आश्रम का विवरण है, तो किस आश्रम का विवरण नहीं है, तो लास्ट वाले का, संन्यास आश्रम। 5वें नंबर में आते हैं सूत्र साहित्य। वेदों को समझने के लिए यह प्रमुख साधन है। इसमें जो शामिल होंगे आपके, इसको अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्रोत सूत्र यज्ञ से संबंधित है। शुल्ब सूत्र प्राचीनतम ज्यामिति के साक्ष्य इसमें मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शुल्ब सूत्र। यज्ञ स्थलों के माप से संबंधित नियम भी इसमें बताए गए हैं। धर्म सूत्र भारत के प्राचीनतम विधि और कानून, ये मैंने पहले भी बताया था जब भारतीय इतिहास का स्रोत मैं बता रहा था, यानी कि जो आईपीसी कोड अभी इंडिया का है उसी तरीके से पहले धर्म सूत्र के अनुसार डिसीजन राजा या कोई भी लेते थे जो अधिकारी होते थे। गृह सूत्र मानव जीवन से संबंधित अनुष्ठानों की चर्चा है, कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सा संस्कार करना चाहिए, सभी के बारे में विवरण गृह सूत्र में दिया गया है। स्व लायन के द्वारा लिखा गया है, स्व लायन के द्वारा। उपवेद पर हम लोग आते हैं,
तो कौन कौन से वेद के क्या नाम हैं उपवेद के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आया करते हैं। सुमेलित में भी ये आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद है, संगीत से संबंधित है ना सामवेद। अथर्ववेद का शिल्प वेद है। अब चलिए आते हैं कि सारे वेदों को पढ़ने वाले पुजारियों का क्या नाम था। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्र, सामवेद को उद्गात्री, यजुर्वेद को अथर्वयु और अथर्ववेद को ऋत्विद। ये सब पुरोहित थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर में, वेदांग यानी कि वेदों के अंग। इनका प्रयोग वेदों को समझने, पढ़ने इत्यादि के लिए किया जाता था। तो इसमें वेदांग हैं 6 टोटल: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा का अर्थ होता है स्वर का ज्ञान, छंद का अर्थ होता है छंद साज, जो कविता में आपका छंद होता है जिससे कविता सुनने में अच्छा लगता है। व्याकरण, तो व्याकरण ग्रामर होता है। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति, शास्त्र हर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ज्योतिष, खगोल विज्ञान से संबंधित है। कल्प, यज्ञ विज्ञान से संबंधित है। और प्रत्येक वेदांग के एक संकेतक भी हैं। शिक्षा के नाक हैं, छंद के पैर हैं, व्याकरण के मुक्त हैं, निरुक्त के कान हैं, ज्योतिष के नेत्र हैं और कल्प के हाथ हैं। जो सूत्र आप बना लीजिएगा कुछ भी और याद कर जाइएगा। जैसे संकेतक का सूत्र है नाप, मुक्का, नेहा। ठीक है, इसके माध्यम से आप तुरंत याद कर सकते हैं। उसी तरह से फर्स्ट लेटर को लेते हुए आप लोग सूत्र बना लेंगे। एक कुछ और जान लीजिए वेदांगों के बारे में। तो शिक्षा और शब्द शास्त्र का प्रयोग वेद को पढ़ने हेतु किया जाता था। व्याकरण और निरुक्त का प्रयोग वेद को समझने हेतु किया जाता था, है भी, अभी भी किया जाता है। ज्योतिष और कल्प का प्रयोग यज्ञ करने हेतु किया जाता था। इस तरीके से वैदिक साहित्य समाप्त होते हैं। अब शुरू होंगे आपके ऋग वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल। इसको आप लोग याद करके रेडी रहिए, वेट मत कीजिए, जल्द फटाफट याद करते जाइए। और जेपीएससी की परीक्षा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दीजिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।